बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरूशी पढ़ लें। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने सीवीपी का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। रिमेनिंग जितनी पास पेपर रह गए वो आपकी अपनी एफर्ट है, खुद कर लीजिएगा और जो सॉल्व प्रॉब्लम क्रिएट करे मुझे बता दीजिएगा, फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। हमारे पास चैप्टर नंबर 11 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, साथ चैप्टर नंबर 12 वेरिएंस कॉस्टिंग, दोनों साथ साथ पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में, आधे घंटे में हम चैप्टर 11 खत्म कर लेंगे, फिर चैप्टर 12 में मूव कर जाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड जैसे कि आपने अक्सर लोगों ने सुना होगा, यार हमारा एक स्टैंडर्ड है सुना है, हम अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आते। क्लियर? या अगर आपको हमारे साथ चलना है तो आपको हमारे स्टैंडर्ड तक पहुंचना पड़ेगा, हमारे स्टैंडर्ड मीट करना पड़ेगा। ठीक है, होता ही है ना एरोगेंट लोग ठीक है जी अच्छा, हाँ, तो इस तरह ना, अगर हम इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें, अच्छा जी इस तरह हमने, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा होता है अपना। जो भी नई लेबर आती है, नई लेबर कहते हैं भाई हमारा ये स्टैंडर्ड है, हम इतने घंटे में एक यूनिट बनाते हैं, तो तुम्हें हमें स्टैंडर्ड, तुमने भी स्टैंडर्ड के ऊपर मीट करना है। सीखो काम, सीखो, ट्रेनिंग करो और करो काम और करो और स्टैंडर्ड तक पहुंचना है। इस तरह क्वालिटी का स्टैंडर्ड होता है कि यार एक चीज प्रोडक्ट बनाने, हमने क्वालिटी का स्टैंडर्ड रखा हो कि हम इस क्वालिटी इतनी कम से कम मेंटेन करेंगे, ये होता है स्टैंडर्ड। तो इस स्टैंडर्ड के ऊपर हम कॉस्टिंग करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमने 1 पाउंड का केक बनाना है, 1 पाउंड के केक के अंदर कोको पाउडर इतने परसेंट आएगा, चीनी इतने परसेंट आएगी, मिल्क कितना आएगा, एग्स इतने आएंगे, ये स्टैंडर्ड है ना कि हम इतना इतना इस्तेमाल चीजें करेंगे, इतनी इतनी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगी, तो दैट इज द स्टैंडर्ड। तो इस कैलकुलेशन को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं। कोई मुश्किल बात तो नहीं है, मैं समझा पाया? ओके, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या? मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स की कैलकुलेशन। सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, इसमें नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आएगी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट की होती है, क्योंकि प्रोडक्शन का हम स्टैंडर्ड रख सकते हैं, चीजें को बेचने का स्टैंडर्ड कोई नहीं होता, तो इससे सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी ओनली। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली। क्लियर हो गया? होप सो कॉन्सेप्ट पहुंच गया होगा अब तक। डन हो गया? चले आ जाए, अब जो लिखा हुआ जरा उसको नजर मार लेते हैं, आसान सी चीजें। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड एस्टीमेट ऑफ द कॉस्ट। प्री डिटर्मिन्ड एस्टीमेट का मतलब हम अंदाजा लगाते हैं, ठीक है, बजटेड ही होता है। The predetermined budgeted expected costs are also known as standard cost. Predetermined, budgeted, expected, एक ही चीज के मल्टीपल नेम्स है। It is usually standard cost per unit of product. कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा पर यूनिट पर होगा, हमेशा पर यूनिट पर होगा, यानी कि एक यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड ये है। नहीं समझ आ रही? एक केक बनाने का स्टैंडर्ड ये है कि उसके अंदर इतने अंडे डलेंगे, इतनी दूध डलेगा, इतनी चीनी डलेगी, इतना नमक डलेगा, इतना कोको पाउडर डलेगा, ठीक है जी, इतनी चीजें डलेंगी, एक केक बन गया। अब 100 केक बनाने का मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, क्या फर्क पड़ता है? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमेशा किस पर होगा? पर यूनिट, हमेशा पर यूनिट पर होगा ये। और अगर सर्विस सेक्टर है तो पर यूनिट ऑफ सर्विस, पर यूनिट ऑफ सर्विस होगा। हमने एक स्टैंडर्ड रखा होगा, क्या हर कोई स्टैंडर्ड को मीट करेगा? नहीं, तो हम स्टैंडर्ड से जितना दाएं बाएं होंगे ये हमारा वेरिएंस कहलाएगा, वेरिएशन कहलाएगा, वेरिएशन कहलाएगा। याद है आपने क्यों में पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डिस्पर्शन, और उसमें टाइम डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस आता है। और वेरिएंस क्या है? आप अपने मीन टारगेट से कितना दूर है, अपने मीन से कितना दूर होते हैं, दैट इज द वेरिएंस। तो हम स्टैंडर्ड से कितना दूर है, दैट इज द वेरिएंस। तो वेरिएंस जो चैप्टर नंबर 12 आगे मैंने यही पढ़ाना है, तो चैप्टर नंबर 12 वेरिएंस कैसे आएगा भाई? स्टैंडर्ड और एक्चुअल, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को वेरिएंस कहलाते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को वेरिएंस कहते हैं, जो कि हमारा अगला चैप्टर है। तो फिर वेरिएंस क्या हुआ? व्हाट इज द वेरिएंस? व्हाट इज द वेरिएंस? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। डन हो गया? आगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आर यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली। कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ ओनली, नॉट एडमिन एंड सेलिंग। कहता है एडमिन सेलिंग इसमें नहीं आने वाला,
एडमिन सेलिंग इसमें नहीं आने वाला प्रोडक्शन कॉस्ट में, बस समझ आई। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या आएगी, मटेरियल, लेबर, एफर्ट, बस खत्म। वेरिएबल एफर्ट या फिक्स एफर्ट भी, दोनों दोनों प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लिखना है, ओवरहेड में दोनों। अब डिसीजन मेकिंग से बाहर आ गए हुए हैं हम, अब डिसीजन मेकिंग से बाहर आ गए हुए हैं हम, तो माइंड में डिसीजन मेकिंग ना चलो, सिर्फ वेरिएबल लेना है, ओवरहेड नहीं, ऐसे नहीं करना। डन हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, यूजेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूजेज क्या है? इट इज मोस्ट यूजफुल व्हेन अकाउंटिंग फॉर होमोजेनियस गुड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर व्हेन देयर इज अ डिग्री ऑफ रेपिटेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब हमने एक ही चीज को बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, वहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करती है। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट कोला वाले उन्होंने एक बोतल बनानी, तो स्टैंडर्ड रखेंगे, इतना वाटर होगा, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इतनी शुगर होगी, इतना ये होगा, ठीक है, तो स्टैंडर्ड रखा होगा। उसी स्टैंडर्ड के ऊपर वो थाउजेंड्स ऑफ बोतल प्रोड्यूस कर देंगे और रोज प्रोसीजर रिपीट हो रहा होगा, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये फायदा होता है। बार बार बदलने नहीं पड़ेगा ना, हम कहिए भाई एक बोतल बना है, ये ऐड कर दो, एक बोतल बन गई। कम बात समझ आ रही? अच्छा, पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पर्पस क्या है? इट प्रोवाइड प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर कॉस्ट दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। कहता है डिसीजन मेकिंग करने में आसानी होगी कि भाई एक यूनिट्स को बनाने में इतनी कॉस्ट लगेगी, तो 100 बनाना चाहें, कोई भी प्रोजेक्ट चलना चाहें तो उसके लिए आसानी होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम प्रोवाइड चैलेंजिंग टारगेट इन ऑर्डर टू मोटिवेट द इंडिविजुअल। कहता है स्टैंडर्ड जब सेट करते हैं ना हम, तो इंडिविजुअल एक चैलेंज बनता है, यार मुझे इसको मीट करना है। इट असिस्ट इन सेटिंग बजट and evaluate the managerial performance. Variance are calculated and reasoning are identified to measure the manager performance. कहता है स्टैंडर्ड सेट कर दो और जो स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेगा तो वेरिएंस आएगा, फिर हम ढूंढने के वेरिएंस किस वजह से आया, उस वजह से हमें परफॉर्मेंस का पता चलेगा कि कहां पर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कहां पर बुरे परफॉर्म कर रहे हैं। इट इज वेरी यूजफुल टेक्निक विच प्रमोट पॉसिबल कॉस्ट रिडक्शन। कहता है ये ऐसी टेक्निक है जहां से हमें पता चलेगा कि कहां कहां वेरिएशन आ रही है, उस वेरिएशन को कम करेंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी अल्टीमेटली। बात समझ लगी? ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आती है आपको, सारी आती है आपको, इससे मुश्किल हमने चीजें की हुई हैं। ठीक हो गया? स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड हमेशा पर यूनिट पे बनता है, मैं आपको बता चुका। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड हमेशा किस पे बनेगा? एक यूनिट पे बनता है, हमेशा हमेशा ये पर यूनिट पे बनेगा। बात समझ आ रही है? तो इसमें क्या आ जाएगा? शुरू में मटेरियल आ जाएगा और लेबर आ जाएगा और ओवरहेड आ जाएगा, तीसरे नंबर पे तीनों तीनों। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट हमारे पास आ जाएगा। ये मेरी बात समझ लगती है? ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ खुद कर लेना आप, नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन किधर गया यार, सोल्यूशन आ गया। अच्छा, ये खैर जनरल एग्जाम्पल, ये क्लियर हो गया? कोई मसला तो नहीं है, हमने सारा काम किया हुआ है ना, कोई मसला इसमें नहीं। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ चलेगा तो होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल आएगा, और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ चलेगा तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मेरी बात समझ लगती है? समझ लगती? ये ऊपर वाले में से सिर्फ वेरिएबल तक अगर ऐड करें 3500 प्लस 375 तो 4155 मार्जिनल में आ जाएगा, 100 ऐड कर लें 4255 एब्जॉर्प्शन में आ जाएगा। कोई मसला नहीं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग चलता है वेरिएबल ओवरहेड से, जबकि एब्जॉर्प्शन चलता है टोटल ओवरहेड से। ठीक हो गया जनाब? दोनों में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो बात कर चुका मैं ऊपर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो है ही प्रोडक्शन कॉस्ट, सिर्फ से हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें, नॉन प्रोडक्शन की नहीं। जैसे कि वेरिएबल सेलिंग भी तो है, तो नहीं लूंगा मैं उसको, क्योंकि बात कर चुका, नॉट एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेने वाला मैं, वो तो बेचने के खर्चे, बनाने के खर्चे नहीं है। बेचने का स्टैंडर्ड नहीं है कोई, क्या है स्टैंडर्ड? भाई नहीं, भाई डिमांड नहीं है, आपको स्टैंडर्ड से गिरना पड़ेगा, आपको डिस्काउंट प्रमोशन देनी पड़ेगी। डिमांड आ गया, अब प्रमोशन सब कुछ उठाओ दोगे, तो आपको मार्केट से चलना पड़ता है। मार्केट आपको पता आपके कंट्रोल में नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर है ये। एडमिन, वो सेलिंग एक्सटर्नल फैक्टर है, वो इंटरनल फैक्टर इन प्रोडक्शन वाले तो हमारे कंट्रोल में है। मैं वही कंट्रोल कर सकता हूं, अवॉइड कर सकता हूं जो मेरे कंट्रोल में है। समझ आ रही? तो ये वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, अगर आपको और अच्छा से नाम याद रखना है तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कर लें, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कर लें,
और वहां से कर लें टोटल सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कर। डन हो गया बच्चों, चले आगे। आगे एग्जांपल वन में मटेरियल लेबर ओवरहेड्स हैं, तो इसका नीचे सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। मटेरियल ये है, लेबर ये, ओवरहेड ये होगा। जस्ट आपको बताने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे नजर आ रहा होता है। करवा दूं, बच्चों वाली है, कुछ नहीं करना है। देखो 2 kg है, 1 kg कितने का है, किधर गया, प्रोडक्ट M01 रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ मटेरियल जे। भाई मटेरियल जे 2 kg लगता है और मटेरियल जे की प्राइस कितनी है 16, तो 2 मल्टीप्लाई 16 कर दूंगा। तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई 16 कर दिया 32 आ गया, फिर वो 3 मल्टीप्लाई 7 का 21 आ गया। तो ये तो बच्चों वाला काम है यार, हम तो इससे मुश्किल से फड़का के आए हैं। हो सकता है ये मुश्किल तो नहीं है, हो सकता है ये सारा आपको आता है। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ना अब ये ना कि यार ये हमारे टीचर ने ना ऊपर से गुजार दिया, इसलिए मैं सारी चीजों को जियारत करवा रहा हूं। ये हम इससे मुश्किल करके हैं। लास्ट वाले का जल्दी जल्दी फिर सारे कर लेते, कोई मसला नहीं मुझे, ये तो 1 मिनट भी नहीं लगना। ठीक है, कोई मसला नहीं। पहला वाला आ गया बच्चों, ये पहले 2 पॉइंट आ गए मटेरियल के, कोई मसला नहीं है। 2 प्रोडक्ट M01 ना 2 मटेरियल से मिलके बनता है। M01 प्रोडक्ट है जो कि 2 मटेरियल से बनती है। 2 kg लगता है मटेरियल J का और 3 लीटर लगता है मटेरियल K का। अच्छा, J कितने का आता है, स्टैंडर्ड प्राइस है, यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस है। मटेरियल J कितने का, 16 पर kg का, और मटेरियल K कितना है, 7 पर लीटर का। तो क्या करूंगा, 2 × 16 और 3 × 7, तो ये आ गया 2 × 16 32, 3 × 7 21, दोनों को जमा किया 53, दोनों का मटेरियल आ गया। डन हो गया। नेक्स्ट पे आ जाए, 3 और 4 आ गए लेबर की। 3 और 4 लेबर की कहानी आ गई भाई, लेबर की कहानी आ गई। लेबर 90 मिनट ऑफ अनस्किल्ड लेबर और 45 मिनट ऑफ स्किल लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। सारी कहानी 1 यूनिट की है, सारी कहानी 1 यूनिट की है, ठीक है नी। अच्छा, और अगर यहां पे 10 यूनिट लिखे होते तो डिवाइड बाय 10 करता, पर यूनिट में आना है मुझे। स्टैंडर्ड लेबर रेट, भाई लेबर रेट कितना है अनस्किल्ड का, अनस्किल्ड का कितना है, सो अनस्किल्ड का है 30। कलर के ध्यान रखना, मैं कलर चल रहा हूं, और रेड वाला, और स्किल्ड वाला कौन है 60, उल्टा चल रहा है जरा। तो ये तो पर आवर है, वो भाई साहब तो मिनट में है। तो अनस्किल्ड कैसे होगा, 90 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आ गया 90 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 30, और ऊपर वाला 45 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। इसका ये 60 है ना रेट, स्किल्ड है, तो ये आ गया 45 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 45 90 दोनों का आ गया। ठीक हो गया, आगे चले। आगे आ गया वेरिएबल। अगर मार्जिनल होगा तो यहां तक रुक जाऊंगा, ये आ गया वेरिएबल ओवरहेड। मार्जिनल को यहां तक रुक जाऊंगा। वेरिएबल कितना है 15 पर लेबर आवर। भाई लेबर आवर दोनों वाले कितने हैं 90 बाय 60 और 45 बाय 60, कितने बन गए 90 और 45 कितने बन गए 135 बन गए ना। तो 135 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये वेरिएबल ओवरहेड आ गया हमारे पास। कोई मसला। और लास्ट कौन रह गया, फिक्स ओवरहेड, बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 6 लाख। ये कौन है बजटेड फिक्स ओवरहेड, ये न्यूमरेटर आ गया। एक्टिविटी लेवल कितना है 50,000, दोनों को डिवाइड करूंगा तो OAR पर लेबर आवर आ गया। तो 6 लाख डिवाइड बाय 50,000, तो 6 लाख डिवाइड बाय 50,000, ये आ गया 9। 6 लाख डिवाइड बाय 50,000, डन हो गया बच्चों। 9 लाख 9 ये आ गया। तीनों टोटल किया, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आ गया मेरे पास। क्लियर। चलें, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड एंड देयर बिहेवियरल एस्पेक्ट। ये यहां से एग्जामिनर थ्योरी पूछ सकता है 5 नंबर की, ठीक है। और सम टाइम न्यूमेरिकल में भी चीजें टेस्ट होती हैं, तो हमें दोनों एस्पेक्ट्स में कवर करना है यहाँ पे। आइडियल स्टैंडर्ड क्या है, आइडियल चीज कभी अचीव हो सकती है, सोचो जरा। नहीं, वो आइडियल है, वो अचीवेबल नहीं है। हाँ, तो आइडियल क्या है, आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है,
आइडियल स्टैंडर्ड क्या है? कहता है दीज अज्यूम परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन। परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन क्या? लेबर आइडल ना रहे, 100% यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर हो, मटेरियल में कोई वेस्टेज ना है, प्रोडक्शन बेहतरीन चलती रहे, कोई लाइटिंग फेलियर ना हो, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ना हो, मटेरियल की शॉर्टेज ना हो, कुछ ना हो। पॉसिबल है फिर? ये पॉसिबल नहीं है। नो अलाउंस इज मेड फॉर वेस्टेज, लेबर इनएफिशिएंसी और मशीन ब्रेकडाउन। कहता कुछ ना ऐसा हो। हमने कहा जन्नत में रह रही हो क्या? It represent minimum cost compared to the standard. It would be achievable if operating condition and performance were perfect, जो कि कभी भी नहीं हो सकता। Ideal standard not achievable होता है। Behavioral aspect क्या है? यानी कि reality क्या है? Behavioral aspect का मतलब होता है reality। इसकी reality क्या है? इसका behavior क्या होता है? आइडियल स्टैंडर्ड आर अनलाइकली टू बी अचीव, ये अचीव नहीं होते। यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म टारगेट, ये लॉन्ग टर्म में कहीं तुक्का लग जाए तो हो जाए। वेरिएंस विल ऑलवेज बी एडवर्स, वेरिएंस विल ऑलवेज बी एडवर्स। कहता है इसका वेरिएंस हमेशा एडवर्स रहे। ये मतलब क्यों, क्या कह रहा है? वेरिएंस एडवर्स क्यों होगा? ये वेरिएंस एडवर्स क्यों होगा? कोशिश करो पहुंच सकते हो आप। ये वेरिएंस एडवर्स क्यों होगा? स्टैंडर्ड बहुत हाई है, अचीव ही कभी भी नहीं होने वाला। स्टैंडर्ड बहुत हाई है, अचीव ही नहीं होने वाला, तो वेरिएंस बहुत ज्यादा इसका आएगा। कोई भी इसके करीब करीब भी फटकेगा नहीं, करीब करीब भी नहीं गिरेगा, तो सबसे ज्यादा वेरिएंस यहां पर होगा। स्टैंडर्ड आइडियल स्टैंडर्ड रख दिया 1000 और सारे 600 400 500 तक जा रहे हैं, 700 तक जा रहे हैं, तो इतना वेरिएंस रहेगा। डिमोटिवेट एम्प्लॉइज व्हेन देयर परफॉर्मेंस इज वर्स देन स्टैंडर्ड। कोई अचीव नहीं करेगा, सारे डिमोटिवेट रहेंगे। समझ लगती है मेरी बात? आगे आ जाए। अटेनेबल, अटेनेबल का वर्ड क्या समझ लेते हैं? वर्ड क्या? अटेनेबल का मतलब क्या? अचीवेबल। अटेनेबल भी अचीवेबल, तो आइडियल नॉट अचीवेबल। ये आइडियल अचीवेबल नहीं होता। अटेनेबल, हाँ ये अचीवेबल होता है। ये अचीवेबल होता है। अज्यूम एफिशिएंट बट नॉट परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन, ये एफिशिएंट है और हमें एफिशिएंसी चाहिए होती है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता। एन अलाउंस इज मेड फॉर वेस्ट, हाँ अलाउंस इज मेड, अलाउंस का मतलब क्या? प्रोविजन रखी होती है हमने कि 2% तो वेस्टेज होगा, ब्रेकडाउन तो होगा, इनएफिशिएंसी तो होगी। एफिशिएंसी लेवल इज हायर देन द करंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। कहता है एफिशिएंसी लेवल हायर होती है यहाँ पे। इट नीड सम इंप्रूवमेंट इन ऑर्डर टू अचीव द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। कहता है स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए कुछ आपको इंप्रूवमेंट करेंगे तो ये हासिल कर सकते हैं। ये वो है जो कर सकते हैं, अचीवेबल है, लेकिन आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या? इट इंप्रूव परफॉर्मेंस एज दे आर बेस्ड ऑन चैलेंजिंग बट अटेनेबल टारगेट। कहता है ये चैलेंजिंग है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसको हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक वक्त आएगा आप मेहनत कर लेंगे और इसको अचीव कर लेंगे। इट इज बेस्ड ऑन अटेनेबल कंडीशन। कहता है आपको वो कंडीशन दी जाती है जो किसी ना किसी ने की हुई है। आइडियल किसी ने नहीं की हुई, कोई पहुंचे नहीं वहां तक, पर अटेनेबल का मतलब है एक आदमी ने अचीव कर लिया, अब आप भी अचीव कर लें। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, जैसे कि शुएब अख्तर का वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलिंग स्पीड, उसी की अभी तक मेरे ख्याल किसी ने तोड़ी अभी तक नहीं, करीब करीब पहुंच गए थे। तो उसने एक अटेनेबल स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि मैं अगर जा सकता हूं कोई और भी आ सकता है। अगर उससे भी हमको 10 ऊपर और रख देंगे, यार ये स्टैंडर्ड है, कोई तो तक कोई यहां तक नहीं पहुंचा, वहां तक कौन पहुंचेगा? ठीक है। अच्छा, डिफिकल्ट टू डिसाइड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट शुड बी टारगेट फॉर अचीवमेंट। कहता है कि डिफिकल्ट टू डिसाइड, कहता है इसके बिहेवियरल एस्पेक्ट किया अचीवेबल का, अटेनेबल का। डिफिकल्ट टू डिसाइड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट शुड बी टारगेट फॉर अचीवमेंट। कहता है कि आपने एक अटेनेबल स्टैंडर्ड रख लिया, अब वहां पे हर कोई तो नहीं पहुंचने वाला, हर कोई तो नहीं पहुंचने वाला, जो मेहनत करेगा वो पहुंचेगा, लेकिन मेजोरिटी अवाम नीचे है, तो आपको इसका मतलब थोड़ा सा नीचे टारगेट सेट करना पड़ेगा ताकि मेजोरिटी अवाम डिमोटिवेट ना हो। लेकिन जो आपने टारगेट सेट किया वो अटेनेबल है, हासिल हो सकता है अगर आप थोड़ी सी जान मारे, मेहनत करें, रास्ते ढूंढें। ये मेरी बात समझ लगती है?
करंट स्टैंडर्ड क्या है? करंट स्टैंडर्ड का मतलब क्या? एग्जिस्टिंग सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन। अभी अभी हमने स्टैंडर्ड क्या सेट किया हुआ है? अभी हमने स्टैंडर्ड क्या, ये करंट स्टैंडर्ड होगा। करंट एग्जांपल 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 भी हो सकती है। एग्जांपल, एक यूनिट बनाते हैं अभी हम 2 घंटों में। एक यूनिट का बनता है, ये करंट है, इसको अटेनेबल हो सकता है? एक बंदा ऐसा आया जिसने एक यूनिट बनाया 1.5 घंटे में बना लिया, ये अटेनेबल है, उससे बेहतर, इससे बेहतर है। आइडियल क्या है? आइडियल क्या है? एक यूनिट 1 घंटे में कोई नहीं बनाएगा। एक यूनिट इज इक्वल टू 1 घंटा, कोई नहीं बनाने वाला, पॉसिबल नहीं है। ये आइडियल है। इसका मतलब लेबर लगातार काम करती जा रही है, कोई नींद की परवाह नहीं, कोई भूख की परवाह नहीं, पॉसिबल नहीं। ठीक है, समझ लगी मेरी बात कि नहीं आई? ठीक है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन पर है जरा। दीज आर बेस्ड ऑन करंट वर्किंग कंडीशन, ये करंट वर्किंग कंडीशन पर है कि अभी मौजूदा हालात के मुताबिक what the entity is capable of achieving at the moment, do not provide any incentive to make significant improvement in performance। कहता है कि existing situation ये चल रही है, do not provide any incentive, कोई incentive नहीं provide कर रहे ताकि हम इससे बेहतर हो जाएं। करंट सिचुएशन क्या चल रही है, वो कहता है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। कंसीडर अनसेटिस्फैक्टरी इन द केस ऑफ इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस, कहता है अगर परफॉर्मेंस इनएफिशिएंट है तो अनसेटिस्फैक्टरी, मतलब ये करंट स्टैंडर्ड भी मीट नहीं हो रहा। एक यूनिट 2 घंटे में है, लोग 2.5-3 घंटे में बना रहे हैं, तो इसका मतलब करंट स्टैंडर्ड से भी गिरे हुए हैं, तो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ये सही बात नहीं है, ये एफिशिएंसी नहीं है। बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या? इट इज यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग बजट एज दे आर बेस्ड ऑन करंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी। करंट लेवल के ऊपर आप बजट बना सकते हैं। करंट स्टैंडर्ड आर अनलाइकली टू मोटिवेट एम्प्लॉइज टू improve their performance unless there are incentive for achieving favorable variance such as annual cash bonuses। कहता है करंट स्टैंडर्ड जो है ये हर कोई अचीव कर रहा होता है तो इसके ऊपर शाबाशी नहीं मिलती, वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया, यहां पे कोई नहीं होता क्योंकि चल ही ये रहा है। मजा तब है कि आप अटेनेबल स्टैंडर्ड अचीव करके हमें दिखाएं, और ये कब होगा अटेनेबल? जब आप लालच देंगे, बोनस देंगे आपको, ये काम करें टाइम से बोनस मिलेगा, ये काम करें ओवर टाइम दिया जाएगा, काम करें एक्स्ट्रा बोनसेस दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, फिर होगा। करंट के ऊपर कोई बोनस नहीं मिलता, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती क्योंकि वो जनरल वही चल रहा होता है। मेरी बात समझ आई? करंट स्टैंडर्ड क्या होता है? एग्जिस्टिंग सिचुएशन। और बेसिक स्टैंडर्ड क्या होता है? बेसिक स्टैंडर्ड क्या होता है? ये एक बेसिक सा स्टैंडर्ड होता है जो हर कोई अचीव कर ही लेता है। एंड बेसिक स्टैंडर्ड रिमेन अनचेंज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक बेसिक सा हमने क्या कर लिया, एक बेसिक सा हमने क्या कर लिया, स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि भाई एक यूनिट जो है 2.5 आवर में बनता है, और करंट कितने पे चल रहा है? 2 घंटे पे। अटेनेबल कितने पे आ गया? 1.5 के ऊपर। आइडियल कितने पे चल गया? 1 पे चला गया। अब 1 पे समझ लें कि लर्निंग कर्व जो है बिल्कुल एफिशिएंट है, ये वो वाली बात है, आइडियल वाली। अच्छा जी, बेसिक स्टैंडर्ड वेरिएंस आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करेंगे। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस लीड टू इंप्रूवमेंट इन वेरिएंस। कहता है जो बेसिक स्टैंडर्ड से अपने आप को बेहतर करेगा उसको शाबाशी भी नहीं है, उसको बोनस भी नहीं है, और उसको कोई कहेंगे तुमने कोई मार्का नहीं मारा, बस हाँ अच्छी बात यह है कि तुमने अगर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर की है, जो हमारा वेरिएंस था वो थोड़ा सा बेहतर हो गया, पहले वेरिएंस बहुत ज्यादा, वेरिएंस थोड़ा सा बेहतर हो गया। ठीक है, तो शाबाशी कब मिलेगी? करंट स्टैंडर्ड से अगर हम ऊपर निकलेंगे तो। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा ठीक, बिहेवियरल एस्पेक्ट पढ़ते हैं। बेसिक स्टैंडर्ड विल डू नॉट मोटिवेट एम्प्लॉइज टू इंप्रूव। कहता है ये इंप्रूव करेंगे कोई बेहतर नहीं होगा। इन प्रैक्टिस दे आर लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टैंडर्ड। कहता है प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल, नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। कहता बेसिक स्टैंडर्ड के ऊपर कोई नहीं चलता अब,
ठीक है, लोग कहते हैं करंट हो या इससे ऊपर वो टारगेट हो ताकि लेबर ज्यादा काम करे ना। बिजनेसमैन क्या चाहता है कि वो लेबर ज्यादा से ज्यादा काम करे। डन हो गया। इसी सारे को समझाता हूं एक एग्जांपल से, यही सारे समझाता हूं एग्जांपल से। ठीक, रीड करें जरा एग्जांपल। और मुझे बताएं इनमें से आइडियल कंडीशन क्या, करंट क्या और अटेनेबल क्या। नहीं, जबानी बता दें, कैलकुलेशन तो ना करें, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं मुझे। इसे बताएं इनमें से आइडियल क्या लग रहा है, करंट क्या लग रहा है, अटेनेबल क्या लग रहा है, सारा सवाल पढ़ के। जी, वेल डन, बहुत अच्छे। आइडियल में तो वेस्टेज नहीं है, डन हो गया। करंट कौन है, वेल डन, बहुत अच्छे, अच्छा अच्छा रिकग्नाइज किया। करंटली जो काम होता है वो करंट आ गई। अटेनेबल क्या है, कहता है वेस्टेज 20% करंट हो रही है, लेकिन आप चाहो तो उसको 10% पे ला सकते हो, तो 10% पर अटेनेबल है। और आइडियल भी आपको पता है नो वेस्टेज है, तो कोई वेस्टेज नहीं। ठीक है, ये सवाल में इस तरह से आता होता है। ठीक हो गया। सवाल को करना कैसे, आ जाए जरा सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन बनाया हुआ है मैंने, टेंशन ना लें। सवाल पढ़ लिया, इसे समझाना है क्योंकि चीजें बड़ी आसान है। अ कंपनी प्रोड्यूसेस बुक शेल्फ, ईच बुक शेल्फ रिक्वायर 3 प्लैंक ऑफ वुड। क्या कह रहे हैं इंग्लिश में, क्या कह रहे हैं, बोलो ना यार। कहता है कि 3 वुडन बार, 3 वुडन बार यूज होंगे तो एक आपके पास बुक शेल्फ बन जाएगी। मैं समझा पा रहा हूं, यहां पे इनपुट होगा और यहां पे 3 प्लैंक अगर हों तो बुक शेल्फ बनती है। बुक शेल्फ जो है वो बन जाती है। अगर ये 3 से ज्यादा तो बुक शेल्फ बन जाएगी, हाँ या ना। अगर ये 3 से ज्यादा तो बुक शेल्फ बन जाएगी, बन जाएगी, पर एक्स्ट्रा लकड़ी जाया हो जाएगी। अच्छा, अगर 3 से कम हो तो बुक शेल्फ बन जाएगी, नहीं। तो 3 तो चाहिए। इसका मतलब है जब 20% वेस्टेज थी, मुझे 3 प्लैंक चाहिए, तो जब 20% वेस्टेज होगी तो इनपुट कितना होगा मेरे पास, 100%। तो इसका मतलब 3 प्लैंक तो 80% में पड़ा होगा। बात समझ आ रही मेरी, बात समझ आ रही मेरी। ठीक है, आ जाए जरा। कहता कंपनी प्रोड्यूस बुक शेल्फ, ईच बुक शेल्फ रिक्वायर 3 प्लैंक ऑफ वुड, अ बॉक्स ऑफ वुड कंटेन 15 प्लैंक एंड कॉस्ट ₹45। कहता एक बॉक्स है, अ बॉक्स ऑफ, क्या, अ बॉक्स ऑफ वुड कंटेन 15 प्लैंक। कहता एक वुडन बॉक्स है और एक बॉक्स के अंदर 15 प्लैंक, और वो बॉक्स कितने का, 45 का कॉस्ट करता है। तो 3 प्लैंक की कॉस्ट क्या पड़ेगी हमें, क्योंकि 3 प्लैंक के ऊपर एक बुक शेल्फ बनती है, क्योंकि मैं कॉस्ट बुक शेल्फ पर यूनिट पे जाना है मुझे। क्या करूंगा, 45 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ, मैं ये कब कह रहा हूं, मैं 3 प्लैंक की कॉस्ट कह रहा था, मैं 3 कह रहा था, आंसर तो 9 आएगा। ठीक है, 45 डिवाइडेड 15 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कह रहा हूं मैं। 3 प्लैंक की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, करंटली 20% ऑफ वुड इज वेस्ट। ओहो, 20% वुड वेस्ट होती है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। इसका मतलब 20% वुड वेस्ट होती है, तो मुझे कितना इनपुट लगाना पड़ेगा, कितना इनपुट लगाना पड़ेगा जी, क्या करूंगा,
3 डिवाइड बाय 0.8 करूंगा तो ये यहाँ पे इनपुट आएगा कितना? यस 3.75। ये 3.75 प्लैंक यूज करूंगा, ये यूज करूंगा तो मेरे पास 3 प्लैंक पूरे बचेंगे और फिर बुक शेप बन जाएगी। और 3.7 तो इसकी कॉस्ट कैसी आएगी? 45 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3.75। डन हो गया? क्लियर? ये आंसर आ गया आपके पास, ये वाला 3 डिवाइड बाय 0.8 3.75 प्लैंक, और एक प्लैंक की कॉस्ट कितनी है? 3 रुपए। वो 3 रुपए कैसी आई? 45 डिवाइड बाय 15 से आई। ठीक है, तो ये बन गई 11.85 बुक शेल्फ। क्लियर है? और पहले वाली कंडीशन में आपको पता है कि कोई हमारे पास लॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, तो ये वाला केस बना करंट सिनेरियो वाला। कौन सा वाला? करंट सिनेरियो वाला। ये वाला केस 2। और आपको पता आइडियल में तो कोई लॉस नहीं है, तो अगर 3 प्लैंक इधर है तो 3 प्लैंक उधर होंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, तो आंसर आ जाएगा 9। कोई टेंशन नहीं के है? नहीं है। अच्छा, और फिर अटेनेबल में क्या आएगा? अटेनेबल में क्या आएगा? तीसरे वाले में क्या आएगा? ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3 डिवाइड बाय 0.9, तो इनपुट आ जाएगा। ये इनपुट में कितने प्लैंक होने चाहिए? 3.33 प्लैंक होने चाहिए, और एक प्लैंक 3 रुपए का है, तो 3.33 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 10 रुपए पर बुक शेल्फ बनेगी। अटेनेबल में करंट में 11 थी, तो देखो 11 को कम करके 10 पर ले आए, और आइडियल तो 9 पे है। ठीक है, तो ये ऐसी कैलकुलेशन होगी। क्या मुश्किल थी यार, अगर मैं आपको ये ना बताता कि आइडियल करंट ये क्या चीजें होती हैं, और आपको कहता यार 20% वेस्टेज है, बताओ इनपुट क्या होगा, कॉस्ट क्या, आप ना बताते मुझे। अगर मैं कहता नहीं आप 10% वेस्टेज क्या, ना बताते आप। ये सारा इसे मुश्किल काम करके आए हैं, बल्कि हमने तो 20 से 10 पे जाना भी सीखा हुआ है। क्या ख्याल है? क्या मसला? चलेंगे? ठीक है जी। मटेरियल वेस्टेज इन स्टैंडर्ड, ये मटेरियल वेस्टेज आप इन स्टैंडर्ड आपको आती है यार। मटेरियल की वेस्टेज को हैंडल करना आता है, 20% वेस्टेज, 10% वेस्टेज, ग्रॉसिंग करना आता है, ये वो है, खुद कर लोगे। आइडियल में कोई वेस्टेज नहीं होनी, करंट में कुछ वेस्टेज चल रही होनी है। फिर लेबर का आइडियल टाइम कैलकुलेट करना आता है, तो यह कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म। अगर इसमें मसला नहीं आएगा, पढ़ लेना, आसान चीज है, बच्चों वाली चीज है। कहते तो करवा देता हूँ, करवा दो। नहीं मुझे मसला नहीं है, 1 मिनट में हो जाएगा ये। ओके, पढ़ लो फिर, पढ़ लो फिर, पढ़ लो फिर। पढ़ोगे तो होगा ना। मैं कहता हूँ 1 मिनट करवा दूंगा, आपकी बाउंसर गुजरेगा। आपके लिए सवाल पढ़ना जरूरी है, मेरे लिए जरूरी नहीं है। समझने की खुद से कोशिश करें जरा। हम इससे ड्रोनी चीजें पढ़कर आए हुए हैं, तो हमारे आगे कुछ भी नहीं है, इसको तो हम वैसे ही खा पी जाएं। समझाऊं मैं? अब समझा दूं? नहीं जी, समझाऊं? जवान समझाऊं? फिर ये भी हो जाएगा, फिर हो जाएगा, मुश्किल नहीं। वेरिएंस पे है यार, असल चीज़ वेरिएंस है, इसने एग्जाम में कहाँ आना है, आ भी सकता है छोटा सा, पर एग्जाम में इसमें बहुत मुश्किल है। वेरिएंस आता है नॉर्मली, आ जाए वेरिएंस। स्टैंडर्ड नहीं आता, वेरिएंस स्टैंडर्ड के साथ आता है, स्टैंडर्ड वेरिएंस के साथ आता है। हाँ, शुरू में स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनता है,
उसके अंदर मटेरियल वेस्टेज की वैरायटी डालता है, लेबर के आइडल टाइम की वैरायटी डालता है, ओवरहेड्स की वैरायटी डालता है, फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाते हैं, फिर उसको एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, फिर वेरिएंसेस निकलते हैं। क्योंकि वेरिएंस कैसे निकलता है? हाँ, कैसे निकलता है? हाँ, एक्चुअल तो हमें गिवन होगा और स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाकर आएगा, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ गई ना बीच में, तो फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनेगा तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी, आ गई, और उसको एक्चुअल से कंपेयर करेंगे तो फिर वेरिएंस आएगा। तो वेरिएंस कैसे आता है? वेरिएंस क्या है? वेरिएंस किस चीज का नाम है? वेरिएंस किस चीज का नाम है? स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का डिफरेंस। मसला, कोई मसला नहीं? क्लियर? अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्ट। अच्छा, अब वेरिएंस स्टार्ट करने से पहले ना, वेरिएंस की एक कहानी सुना देता हूं कि वेरिएंस हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, वाई वी रीड वेरिएंस, क्यों पढ़ रहे हैं, पर्पस क्या, पर्पस ऑफ रीडिंग वेरिएंस, पढ़ने का फायदा क्या, सीखने का फायदा क्या, क्यों पढ़ रहे हैं। कमाल की चीज है वेरिएंस, तो मैं कहता हूं तबाही की चीज है। मुझे पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में सारी चीजें अच्छी हैं। एक प्रोसेस कॉस्टिंग लॉजिकल वाइज जो बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, और ये वेरिएंस तो मैं कहता हूं तबाही की चीज है। पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग एक तरफ और वेरिएंस एक तरफ। जिसको वेरिएंस कैलकुलेट करना अच्छा आता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग चीता होगा, क्योंकि ये वो बंदा होगा जो ऑर्गेनाइजेशन में बता पाएगा कि आप कहां कहां गलतियां कर रहे हो और कहां कहां से कॉस्ट बचा सकते हो। बात समझ आ रही है? एक प्रोसेस कॉस्टिंग में हम हर एक डिपार्टमेंट वाइज, ओवरहेड वाला भी ऐसे करता है, तो अब बता पाओगे कि गलतियां कहां पर हो रही। ठीक है जी, चलें जी, वेरिएंस एनालिसिस। हम वेरिएंस का एनालिसिस क्यों करते हैं? वेरिएंस मुश्किल है इसके फॉर्मूला से, सबसे ज्यादा फॉर्मूला वेरिएंस इसमें, बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज है। तो कोशिश करूंगा फॉर्मूलाज को याद करने के लिए आपको कुछ टिप्स दे दूं जिससे आप लोगों ने फॉर्मूलाज याद करने आसान हो जाएंगे। कहानी स्टार्ट होती है हमारे पास प्रॉफिट की, मसला सारा प्रॉफिट का आता है। अगर होता है प्रॉफिट कम होता तो ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है प्रॉफिट क्यों कम आ रहा है। अच्छा, प्रॉफिट ज्यादा तो ये सोचती है प्रॉफिट क्यों ज्यादा आ रहा है। नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, आ रहा है यार, क्या सोचने की जरूरत है, कम होने के ऊपर टेंशन होती है। सही है, तो वेरिएंस आता किससे है? वेरिएंस आता किस वजह से बच्चों? बजटेड प्रॉफिट। मान ले बजटेड प्रॉफिट मैंने सोचा हुआ है, बजटेड प्रॉफिट मैंने सोचा हुआ है, कितना प्रॉफिट सोच रहा हूं, कितना प्रॉफिट सोचा हुआ है? 15 मिलियन का। कितना सोचा हुआ है? 15 मिलियन का प्रॉफिट सोचा हुआ है। ये बजटेड है। हकीकत, इसका मुकाबला हकीकत से होगा, बजटेड का मुकाबला हकीकत से होगा तो ही वेरिएंस आएगा। अच्छा, हकीकत में जो मुझे प्रॉफिट हुआ 11 मिलियन का हुआ, बजट से कम रहा। स्टैंडर्ड यानी कि बजट मीन स्टैंडर्ड, बजट और स्टैंडर्ड एक नहीं होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन बजट स्टैंडर्ड को अल्टरनेटिवली हम यूज कर सकते हैं। बजट मीन अंदाजा, स्टैंडर्ड मीन जो हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है। ठीक है, तो बजटेड प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, इसका मतलब हकीकत में तो मेरे बजटेड प्रॉफिट से कम प्रॉफिट आया। तो कितना कम प्रॉफिट आया बच्चों? इसका मतलब 4 मिलियन। ये जो 4 मिलियन होगा, ये 4 मिलियन मेरा क्या कहलाएगा? ये 4 मिलियन मेरा वेरिएंस कहलाएगा। यानी कि इतना फर्क आया 4 मिलियन का। 4 मिलियन से मेरा प्रॉफिट कम आया है कि नहीं? क्या मुझे फिक्र करनी चाहिए? क्या मुझे रीजन नहीं जाननी चाहिए कि 4 मिलियन का प्रॉफिट क्यों कम हुआ है?
है ना, जानी कि नहीं जानी चाहिए? अच्छा, तो मैं पूछूंगा भाई रीजन बताओ, ये 4 मिलियन का प्रॉफिट क्यों कम हुआ है? ठीक है, तो कितनी रीजन हो सकती है इसकी? प्रॉफिट के कम होने की रीजन कितनी हो सकती है? ना 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 ना, दो रीजन बस। प्रॉफिट के कम होने से 2 रीजन हो सकती हैं। वेल डन, 2 रीजन है। पहली रीजन सेल कम हो गई, दूसरी रीजन कॉस्ट ज्यादा हो गई, इसी से तो प्रॉफिट गिरा है मेरा, है ना? तो शक इस पे जाएगा, इस पे भी जाएगा, दोनों पे जाएगा। अच्छा, दोनों में से किसी गलती है? दोनों में से किसी गलती है? क्या इस सेल की गलती है? अब आप पुलिस बन गए, क्या कॉस्ट की गलती है या दोनों की गलती है? दोनों की गलती हो सकती है, सिर्फ सेल की भी हो सकती है, सिर्फ कॉस्ट की भी हो सकती है। क्या करें? सेल, अगर सेल की गलती है तो सेल में से किसकी गलती है? सेल में 2 चीजें होती हैं, सेल में 2 चीजें होती हैं। दो चीजें होती हैं, कौन? क्वांटिटी और प्राइस। क्वांटिटी और प्राइस। क्या क्वांटिटी कम बेची? हो सकता है क्वांटिटी कम बेची, सेल कम हो गई, या प्राइस ज्यादा ले ली जिसकी वजह से सेल कम हो गई। क्या हुआ? ढूंढना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? ये जो सेल कम हुई क्या हुई है? क्या क्वांटिटी कम हुई या सेलिंग प्राइस बढ़ा दी जिसकी वजह से सेल कम हुई? क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क ढूंढना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? ये आखिरी रूट तक हम पहुंच गए, आखिरी रूट तक पहुंच गए। कॉस्ट में आए तो कॉस्ट में क्या हुआ होगा? कॉस्ट में 3 मसले आए होंगे, कॉस्ट में 3 मसले आए होंगे जी। पहला मसला किसका आया होगा? क्या मटेरियल का कसूर है? वो ज़ाया हमसे हो गया जिसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा आ गई। क्या लेबर का आइडल टाइम ज़्यादा था, उसके ऊपर ज़्यादा पैसे लग गए? या हमारे पास एफओएच का मसला था? क्या था मसला? मटेरियल का कसूर है, तो मटेरियल का कसूर में किसका कसूर है? किसका कसूर है? मटेरियल का किसका कसूर है? क्या मटेरियल की क्वांटिटी कसूर है या मटेरियल के रेट का कसूर है? क्या केजी ज्यादा लगा बैठे हम? मटेरियल अगर केजी में है, मटेरियल अगर लीटर में है, क्या केजी ज्यादा लगा बैठे इसके से कॉस्ट ज्यादा आई? या मटेरियल की प्राइस ज्यादा महंगा मटेरियल ले लिया, मटेरियल प्राइस, क्या मटेरियल महंगा ले लिया जिसकी वजह से मटेरियल महंगा आ गया, कॉस्ट बढ़ गई? तो मटेरियल कॉस्ट वेरियस में क्वांटिटी भी होगी, प्राइस भी होगी। बात समझ आ रही मेरी? लेबर में किसका कसूर हो सकता है? लेबर में किसका कसूर हो सकता है? क्या लेबर ने वक्त ज्यादा ले लिया और हमसे रेट भी ज्यादा ले लिया? क्या किया होगा? सारे क्वेश्चन मार्क हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। मैं समझा पा रहा हूँ? और एफओएच में आ जाए, और एफओएच में क्या हुआ बच्चों? एफओएच में क्या हुआ? एफओएच में आ जाए तो एफओएच में हमने कहा 2 तरह के एफओएच आ गए, एक वेरिएबल एफओएच आ गया और एक फिक्स एफओएच आ गया। किसका कसूर है? क्या वेरिएबल एफओएच का कसूर है या हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड का कसूर है? और वेरिएबल एफओएच ऑन द बेसिस, अगर आप लेबर आवर है तो क्या यहां से आवर और इसका रेट का कसूर है, या फिक्स ओवरहेड जो है या इसका कसूर है? तो किसका कसूर है असल में? तो ये देखें हम एंड रूट तक पहुंच गए। फिर देख, हो सकता है इन सारों में से लेबर का कसूर हो, इसका वेरिएंस सबसे ज्यादा आ रहा हो, तो हम कहेंगे यार इसको सही करेंगे, बाकी सबको सही चल रहा था।
और हर एक में गड़बड़ आएगी, मैं सारों के वेरिएंस मैं कितने वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा, फिर चेक करें कितने वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा, टोटल वेरिएंसेस कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 वेरिएंसेस है, मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये पांचों के वेरिएंसेस कैलकुलेट करूंगा। तो जब सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करूंगा, तो बजटेड प्रॉफिट में सेल के वेरिएंस को, ये रिकंसिलिएशन बताने लगा, सेल के वेरिएंस को प्लस माइनस करूंगा, मटेरियल के वेरिएंस को प्लस माइनस करूंगा, लेबर के वेरिएंस को प्लस माइनस करूंगा, वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस को प्लस माइनस करूंगा, फिक्स ओवरहेड को प्लस माइनस करूंगा, तो वो 4 ही टोटल बनेगा। और ये 15 में से 4 माइनस होके 11 के बराबर पहुंच जाऊंगा। तो यहां समझिए ये वेरिएंसेस मिल जाएगा यहां से। फिर कहानी समझ आई मेरी, चैप्टर खत्म। ये हमारा सारा फ्लो चार्ट डन हो गया, समझ आई कहानी। वेरिएंसेस क्यों कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता चलेगा क्या सेल की वजह से प्रॉफिट कम हुआ, क्या मटेरियल ने प्रॉफिट मेरा कम करवाया, क्या लेबर ने कम करवाया, क्या वेरिएबल ओवरहेड ने करवाया, फिक्स कसूर किसका, पता लगाना हमें कौन है। हम ये नहीं कि कॉस्ट का कसूर है, कॉस्ट में कहेंगे, मटेरियल कहेंगे भाई मेरा क्या कसूर है, इससे एफिशिएंट तो मैं नहीं हो सकती, इससे कम वेस्टेज पे तो हम काम ही नहीं हो सकता, ये तो लेबर ने सारा बेड़ा गर्क किया। तो लेबर कहेंगे हम सही थे, मटेरियल की गलती है, मटेरियल से ही लेबर से ही पता चला एफआर की गलती है, पता चला सारों की गलती है, थोड़ी थोड़ी। तो सारों के वेरिएंसेस को एडजस्ट करेंगे, हमारा बजटेड प्रॉफिट के बराबर आएगा। 15 माइनस 4 करूंगा तो 11 आ जाएगा। कहानी समझ लग गई। तो यहां पे हमें असल वो विक्टिम, असल वो मुजरिम मिलेगा, कल्प्रिट मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ज्यादा आई या सेल में से सेल, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ। तो हमने रीजन जान ली जाकर, फिर हम भाई अपने मटेरियल वाले स्टोर डिपार्टमेंट को बेहतर करो, गड़बड़ यहां पे हो रही है, अपनी लेबर को बेहतर करो, गड़बड़ ये कर रहे हैं, तुम वेरिएबल बहुत ज्यादा ओवरहेड लगा रहे हो, इतनी जरूरत नहीं है। समझ लगी मेरी बात। मार्केटिंग वालों मार्केटिंग तगड़ी करो, तुम्हारी सेल कम क्यों है, तो मार्केटिंग करो। समझ लगी। चलो चले, कहानी डन। चलो वेरिएंस एनालिसिस पता चल गया कि वेरिएंस का एनालिसिस क्यों जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलें अब बैक टू दी वर्क, काम पे आ जाए, असल काम पे आ जाए। हमारी पूरी वेरिएंस की जिंदगी में ना ये 4 लोग आएंगे, ये 4 लोग, वो हो जो किताबों में एब्रिविएशन यूज हुई है हम वही यूज कर रहे हैं, इसके अलावा भी यूज कर लो तो आई क्या बुरा नहीं मानता, जो अब हमें आसानी लगेगी हम कर सकते हैं। पहला है स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी। एक्चुअल कॉस्ट, ये एक्चुअल कॉस्ट पर केजी होगा। एक्चुअल क्वांटिटी, ये क्या कि टोटल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी, ये एक्चुअल आउटपुट एट एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल क्वांटिटी एट एक्चुअल आउटपुट है। और ये कौन होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट एक्चुअल आउटपुट है। याद है लेबर में भी मैंने एक सवाल करवाया था, स्टैंडर्ड आवर, याद है स्टैंडर्ड आवर क्या था, स्टैंडर्ड आवर एट एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए थे, याद आया, और उसको एक्चुअल से कंपेयर किया, जिसे हमने टाइम सेव निकाला था, वो यही चीज है, वो यहां पे इस्तेमाल होनी, पर वो लेबर में होगी। क्लियर है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी एट एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट एक्चुअल प्रोडक्शन। अगर इसको शॉर्टकट में लिखना चाहिए तो ये लगता है एक्चुअल क्वांटिटी एट एक्चुअल प्रोडक्शन, और ये बनता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट एक्चुअल प्रोडक्शन, ये बनता है। डन हो गया शॉर्टकट में, लेकिन हम ए क्यू और एस क्यू नाम से याद करें क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले लेंथी बनने हैं जरा। डन हो गया, मेरी बात समझ लगती है। सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 1 ये मटेरियल क्वांटिटी परचेज, मटेरियल क्वांटिटी यूज। इसका मतलब क्या, जितनी क्वांटिटी खरीदी उतनी ही इस्तेमाल हुई है, यानी कि नो वेस्टेज है यहाँ पर।
नो वेस्टेज है, यानी कि आइडियल सिचुएशन चल रही है। तो बाय डिफॉल्ट मैं आइडियल सिचुएशन ही चलाऊंगा, हालात कुछ ना गिवन हो तो आइडियल चलेगा। डन हो गया। सबसे पहले हम स्टार्ट करें कॉस्ट से, कॉस्ट के बाद सेल वेरिएंसेस पे जाएंगे। डन हो गया। कॉस्ट में सबसे पहले कौन था? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। किसका? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएंस कैसे आता है मुझे बताएं? स्टैंडर्ड मुकाबला एक्चुअल के साथ, स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल, दोनों का मुकाबला करवाएंगे तो वेरिएंस आएगा। समझा पा रहा हूं? मटेरियल केजी में होगा, लीटर में होगा, नॉर्मल इसी में ही होता है। ठीक है। अच्छा, तो वेरिएंस कैसे आएगा बच्चों? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट स्टैंडर्ड और मटेरियल कॉस्ट एक्चुअल में दोनों का मुकाबला करवाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेरिएंस आ जाएगा। मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे रहा हूं, एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg चाहिए और 1 kg आता है ₹10 पर kg। तो बताएं आंसर पैसे में आएगा, कॉस्ट पैसे में होती है, तो आंसर कितना आया? 20। मेरी बात समझ आई? अच्छा, ये था स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट एक्चुअल प्रोडक्शन। मान लें कि हमारे पास जो एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी मान लें वो इतनी है, अभी या चेंज कर लें, जो भी करना चाहें, वो 1.75 कर लें और यहाँ पे कर लें 8 कर लें, कोई 8 कर लें। आंसर बताएं क्या आया? कितना? 14 आया। ये 14 आ गया। क्लियर है? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आई और ये एक्चुअल कॉस्ट आई। ये कौन सी आ गई? स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई और ये एक्चुअल कॉस्ट आ गई। अच्छा, ये दोनों वर्ड CSAC ये नहीं लिख रहा मैं, ये पूरा वर्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट है। स्टैंडर्ड ये लिखा, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, बल्कि ये लिख लेता हूं यार, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ये आ गई, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ये आ गई। मेरी बात समझ आई? यानी कि स्टैंडर्ड मटेरियल कितना लगना था? 20। यानी कि जो मैंने स्टैंडर्ड बनाया उसके ऊपर मटेरियल कॉस्ट कितनी लगनी थी? हकीकत में कितनी लगी? अच्छी बात या बुरी बात? अच्छी बात। इसको कहते हैं फेवरेबल वेरिएंस। फेवरेबल वेरिएंस। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अगर डिफरेंस है तो वेरिएंस तो है, पर आज कौन सा वेरिएंस निकला? फेवरेबल वेरिएंस। अच्छा वेरिएंस निकला, ये अच्छा वेरिएंस निकला, ये तो फेवरेबल वेरिएंस निकला। फेवरेबल वेरिएंस। और अगर ऐसा हो जाए ये 20 है और ये 23 पे आ जाए, तो अब क्या हो गया? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कितना था? 20 kg लगना था मटेरियल, मैं कितना लगा बैठा? 23, 3 ज्यादा लगा बैठा, तो एडवर्स आएगा इस तरह से नेगेटिव में। ये है एडवर्स वेरिएंस। इसका नाम क्या है? एडवर्स वेरिएंस। यहां तो कोई मसला? बस स्टेप बाय स्टेप चल कॉन्सेप्ट को हम उठाएंगे आस्ता आस्ता से। फेवरेबल डन हो गया। चलो, चैलेंज क्या है? चैलेंज क्या है? फॉर्मूला याद करना। ठीक है। अच्छा, आए जरा भाई, कॉस्ट कैसे बनती है? कॉस्ट कैसे बनती है? प्राइस इंटू क्वांटिटी से। कॉस्ट कैसे बनती है? प्राइस इंटू क्वांटिटी से, या रेट इंटू क्वांटिटी से, जो मर्जी यूज कर लें वर्ड। तो अगर मुझे मटेरियल कॉस्ट चाहिए, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट चाहिए, तो क्या चाहिए? क्वांटिटी चाहिए मल्टीप्लाई बाय प्राइस का वर्ड यूज कर लूं या रेट का वर्ड यूज कर लूं? रेट या प्राइस? रेट। ठीक है। जो जैसे आप कंफर्टेबल रहेंगे। मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है वैसे प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी।
या रेट इंटू क्वांटिटी कर लें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इनमें से कौन सा वर्ड आसानी से आपसे याद होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी टोटल कॉस्ट या रेट इंटू क्वांटिटी टोटल कॉस्ट? मटेरियल की प्राइस हो जाएगी और लेबर के लिए रेट हो जाएगा। तो कॉस्ट कर लेते हैं कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट आ जाती है। मेरी बात समझ आ रही है कि मटेरियल की प्राइस क्या है, यानी कि एक यूनिट कितने, 1 kg की प्राइस क्या है, यानी कि रेट क्या है। क्लियर होगी मेरी बात? इसका मतलब ये होगा कि मुझे क्वांटिटी को और प्राइस को मल्टीप्लाई करना है। तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कैसे आएगा? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, ये सी एस को सी पी एस पी भी कर लो, मुझे कोई इशू नहीं, स्टैंडर्ड प्राइस कर लो, मुझे इशू नहीं है। बात समझ आ रही है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। प्राइस मीन कॉस्ट। स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब एक ही है, प्राइस का मतलब कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब प्राइस। डन? अच्छा जी, अगर आप ये कहते हैं मुझे कि सर ये स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड कॉस्ट ना लिखे इसको स्टैंडर्ड प्राइस लिख दें, तो हम स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस यानी कि एसपी और एपी की एब्रीविएशन से भी फॉर्मूले बना सकते हैं, इशू नहीं है हमें। मेरी बात समझ आ रही है? अब स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस पर रहने या स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर रहने दें इसको, समझ जाओगे कि प्राइस ही है। ये समझ, मैंने ऊपर लिख दिया ना, ये प्राइस है, ये प्राइस है और ये वाली क्वांटिटी। डन हो गया? इसका मतलब है स्टैंडर्ड मटेरियल की कॉस्ट क्या आएगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड कॉस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट आ गई 20, फिर एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल कॉस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। डन हो गया? यहां तक कोई मसला, एनी प्रॉब्लम? पक्की बात है? तो फिर ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हुआ? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हुआ? स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड कॉस्ट फिर एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल कॉस्ट, यही फॉर्मूला हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। क्या था कोई मसला? और उसके बाद आए, ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपने पढ़ लिया, ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और आपको पता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में दो फर्दर वेरिएंसेस होते हैं, क्वांटिटी भी और प्राइस भी। प्राइस भी तो वेरी कर सकती है मटेरियल की और क्वांटिटी भी तो वेरी कर सकती है। तो ये प्राइस और क्वांटिटी किसके हैं? मटेरियल के। अगर मैं इस प्राइस और क्वांटिटी को जमा करूं तो इखलाकी तौर पर मटेरियल कॉस्ट के बराबर नहीं होना चाहिए इसको, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी दोनों मिलकर मटेरियल बनता है ना। समझा पा रहा हूं? तो अगर मटेरियल कॉस्ट आप लोगों ने डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करना, अगर मटेरियल कॉस्ट और लिखा हुआ और तो कोई मसला नहीं है यार, अब प्राइस का वेरिएंस अलग कैलकुलेट कर लो और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का अलग वेरिएंस कर लो, दोनों को जमा करो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आ जाएगा। समझ आई मेरी बात? तो कह सकता हूं मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मुझे बताएं स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कैसे आता है? ये सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर से सारी गेम है। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कैसे आएगा? बोले? स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कैसे आएगी? एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल कॉस्ट। फिर इन दोनों के आंसर्स का डिफरेंस लूंगा तो वेरिएंस आ जाएगा। डन हो गया? चलो वेल डन, बहुत अच्छे। एक अपने स्टेज पार कर ली, यानी कि मटेरियल कॉस्ट वाली स्टेज आपने पार कर ली। अब आगे आए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है। अब इन दोनों के फॉर्मूला हमने याद करने हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला ये है, AQ एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल कॉस्ट। और मटेरियल क्वांटिटी की वेरिएंस क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये दोनों याद करें, फिर मैं इससे आसान तरीका आपको बताऊंगा, पहले खुद याद करें।
याद हो जाए मुझे बताइएगा। अभी तक याद नहीं हुआ? हो गया? और ये शाम तक भूल जाएगा, कल तक भूलेगा कि एग्जाम तक जिंदा रहेगा ये? जिस तरह से आपने याद किया है, क्या एग्जाम तक जिंदा रहेगा? एग्जाम तक याद रहेगा कि नहीं? नहीं। चले मैं आपको आसान तरीका बताता हूं इसका। ये नहीं, आगे बड़े फार्मूलाज आने हैं, आप रट्टा लगाएंगे तो फॉर्मूले स्लिप हो जाएंगे। इनको याद करने के लिए आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं, आसान सा तरीका, बड़ा आसान सा। अब फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, आपने खुद बनाने हैं, खुद बनाने हैं, याद नहीं करने, खुद बनाने हैं। हम ये खुद बनाना सीखेंगे। डन हो गया? चलो अब मेरे साथ आ जाओ, अब मेरे साथ सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो। वेरिएंस का मतलब क्या होता है? कि वो बदल रही है या कांस्टेंट है? हाँ, वेरिएंस का मतलब वो चेंज है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस में बताएं कौन बदल रहा है? प्राइस बदल रही है, प्राइस बदल रही है। इसका मतलब वेरिएंस किसके, वेरिएंस किन दो चीजों के दरमियान में आता है? स्टैंडर्ड और एक्चुअल के। अगर मैं ये कह रहा हूं कि प्राइस का वेरिएंस है, इसका मतलब स्टैंडर्ड की भी प्राइस बदल रही है, एक्चुअल की भी प्राइस बदल रही है। कह सकता हूं, कह सकता हूं सिर्फ मटेरियल प्राइस वेरिएंस में फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट ये दोनों बदलेंगे, सिर्फ यही प्राइस बदलेगी। जब एक बदलता है दूसरा कांस्टेंट रहता है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्या मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट को लिख सकता हूं? देखें प्राइस वेरिएंस में कौन बदल रहा है? प्राइस। तो देखें ये प्राइस बदल गई, लो जी प्राइस बदल गई, बदल गई। अगर प्राइस बदल गई है तो क्वांटिटी नहीं बदलेगी, क्वांटिटी नहीं बदलेगी। तो ठीक है, अगर क्वांटिटी नहीं बदलेगी, अगर क्वांटिटी नहीं बदलेगी तो क्वांटिटी इधर भी एक्चुअल क्वांटिटी, इधर भी एक्चुअल क्वांटिटी। लो फॉर्मूला बन गया, लो फॉर्मूला बन गया, चेक करें, वो फॉर्मूला बन गया। मेरे बात समझ आई? अब इसमें एक मुश्किल आनी, वो भी हल करता हूं अभी, आपकी मुश्किल आनी है अभी। इसको मारे गोली, क्या लिखा हुआ परे मारे इसको गोली, नीचे लिखेंगे। अब कौन वेरी कर रहा है? कौन वेरी कर रहा है? दोबारा ऊंचा बोले यार, कौन वेरी कर रहा है? क्वांटिटी। तो भाई ये क्वांटिटी वेरी कर रही है, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और ये कौन सी होगी? एक्चुअल क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी वेरी कर रही है तो फिर कांस्टेंट किसने रहना है? प्राइस ने, प्राइस ने। तो यहां पे स्टैंडर्ड आ गया, यहां पे स्टैंडर्ड आ गया। देखो फॉर्मूला बन गया यार, कोई मसला नहीं है। क्या मसला आया? ये मसला आया, ये मसला आया। अब ये मसला हल करता, अब ये मसला हल करता, ठीक है नी? अच्छा कलर चेंज कर लें जरा यार, कलर चेंज कर लें। यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को एक्चुअल क्वांटिटी से रखा हुआ है, सबस को तो कांस्टेंट को मैंने ग्रीन से रखा हुआ, जो चेंज हो रहे हैं उसको मैंने इससे रखा हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा प्राइस वेरिएंस में सिर्फ प्राइस ने वेरी करना है, ये बात समझ लगती है? अच्छा क्वांटिटी में से क्वांटिटी को वेरी करवाना है, यानी कि एक स्टैंडर्ड की होगी और एक एक्चुअल की होगी। प्राइस में एक स्टैंडर्ड की होगी और एक एक्चुअल की। क्या ये समझ लगता है? नीला नीला जो चेंज हो रहा है प्राइस में, वो देखें स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट नीले वाला, और क्वांटिटी में स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी नीले वाली, समझ लगती है? अब एक मसला रह गया कि सर एक्चुअल कब बना है और स्टैंडर्ड कब बना है, ठीक है। एक रट्टा फिर इसे एक्सपोर्ट दूंगा। एक हमेशा क्वांटिटी एक्चुअल होगी, हमेशा क्वांटिटी एक्चुअल होगी, और प्राइस जो है वो हमेशा स्टैंडर्ड होगी। प्राइस और स्टैंडर्ड किस तरह आता है कि हम इतने का ले लेंगे? याद करो, फिर मैं इसकी बेस बनाऊंगा। अभी क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल उठानी है और रेट या प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड उठानी है। इसकी सपोर्ट के ऊपर आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। इसकी सपोर्ट के ऊपर इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने रियल जीडीपी कैलकुलेट की होगी, रियल जीडीपी कैलकुलेट की होगी। क्या कैलकुलेट की होगी? रियल जीडीपी। और एक आपको पता है नॉमिनल जीडीपी होती है ना। जो रियल जीडीपी होती है उसका फॉर्मूला ये होता है, रियल जीडीपी ये कहती है कि भाई बताओ इस साल आपने नई कितनी क्वांटिटी बनाई, है ना।
और रियल जीडीपी कहती है क्वांटिटी बताओ करंट ईयर की और कंपेयर करना है बेस ईयर से, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस सामने आएगी, है ना। ये कुछ समय लगता है। क्वांटिटी कौन सी लेनी है, और प्राइसेस अगर करंट लेंगे तो वो इन्फ्लेटेड होगी ना, इन्फ्लेशन वाली होती है ना। तो क्वांटिटी कौन सी लेनी है ताकि पता चले एक्स्ट्रा किसी चीजें बनाई हैं, और प्राइस कौन सी लेनी है, पुरानी वाली बेस ईयर वाली लेनी है, फिर रियल जीडीपी आती है। बस आपने यही फॉर्मूला याद रखना है, क्वांटिटी हमेशा लेंगे करंट वाली यानी कि एक्चुअल वाली, अभी कितनी चीजें प्रोड्यूस की हैं, और जबकि प्राइस लेंगे आप पुरानी वाली जो कि हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था। स्टैंडर्ड पुराना होता है और एक्चुअल तो साल के बाद में पता चलेगा। तो यहां से कुछ बहाना याद रखने का कि क्वांटिटी हमेशा करंट लेनी है यानी कि एक्चुअल लेनी है, और कॉस्ट हमेशा स्टैंडर्ड लेनी है। कॉस्ट एक्चुअल नहीं ले सकता मैं, कॉस्ट एक्चुअल नहीं ले सकता मैं। क्या मैं समझा पाया? ये देखिए ये रियल जीडीपी बना, ये रियल जीडीपी बना। क्वांटिटी करंट ईयर की उठाई जबकि प्राइस बेस ईयर की उठाई है हमने। समझा पाया? क्वांटिटी करंट ईयर की उठाई और प्राइस बेस ईयर की उठाई, इसके लिए। मेरी बात समझ आई? कुछ बहाना लगाएं, अगर इसके अलावा कोई और हल है आसान वाला तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये आसान लगता है। ठीक है, तो सारी बातों को भूलें, सारी बातों को भूल जाएं जो मैंने ये कही। बस ये याद रख लें, जब प्राइस वेरी करेगा तो क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, तो क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल होती है, और जब क्वांटिटी वेरी करेगा तो प्राइस कांस्टेंट रहेगी और प्राइस स्टैंडर्ड होती है। डन हो गया? आगे चले। और ऐसा क्यों किया हमने, ये बातें अब नहीं बतानी चाहिए, इससे आपका पिछला कॉन्सेप्ट भी उड़ेगा। ये हमने ऐसा क्यों किया, मतलब अगर आप ये कहें सर नहीं वो ना क्वांटिटी में एक्चुअल ना लें, स्टैंडर्ड ले लें, और स्टैंडर्ड कॉस्ट में स्टैंडर्ड कॉस्ट ना लें, एक्चुअल कॉस्ट ले लें, तो फिर प्रिंसिपल रूल की वायलेशन हो जाएगी। चेक करें वो कैसे, ये देखिए क्या प्राइस और क्वांटिटी को दोनों को ऐड करूं तो कॉस्ट वेरिएंस बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। अब चेक करें जरा, यहां पे है जरा, ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो ये से कैंसिल नहीं हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो पीछे क्या रह गया, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड कॉस्ट। देखिए ये फॉर्मूला बच गया आपके पास, है ना। और अगर मैं एक्चुअल क्वांटिटी नहीं रखता, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखता हूं, तो फिर ये कटिंग के बाद ये बनेगा नहीं ना। फिर ये सारी बातें नहीं याद रखनी यार, मुझे लग रहा है मैं ज्यादा बता रहा हूं। ये कटिंग हो जाएगी ना, हाँ ओपन नेगेटिव आ जाएगा। अब एक सवाल में आएगा तो मैं बता दूंगा, फिर सवाल में आएगा तो बता दूंगा, कोई मसला नहीं। चले तो बच्चों, फिर क्वांटिटी कौन सी लेनी है, एक्चुअल। क्वांटिटी कौन सी लेनी है, एक्चुअल। और प्राइस कौन सी लेनी है, याद रहेगा। अच्छा एक और मुश्किल बात रहेगी, बस फिर खत्म, बाकी इंशाल्लाह कल सवाल करें, आज के लिए इतना काफी। एक और बात, और ये बात बच्चे गलत करते हैं, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी याद रखना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है तो इग्नोर करना है। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कभी भी क्वेश्चन वाली नहीं लेते, ये हमें खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट एक्चुअल यूनिट है। ये एसक्यू नहीं है, ये एसक्यू नहीं है,
ये तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट एक्चुअल प्रोडक्शन है। बात समझ आ रही है? तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे बनेगी? एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट। एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट, तो फिर ये स्टैंडर्ड की क्वांटिटी मेरे पास आएगी। मिसाल के तौर पर मुझे 100 यूनिट्स बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 100 यूनिट्स बनाने हैं। एक यूनिट बनाने पर 5 केजी लगता है, तो 5 केजी पर यूनिट। तो आंसर क्या आया? ये यूनिट से कैंसिल हो गया, तो ये 500 केजी जो है ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल प्रोडक्शन। ये है असल में मेरे पास SQ, ये मेरे पास है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ऐसे आए, ये हमेशा ऐसे आएगा। बात समझ आइए? क्योंकि 500 केजी क्वेश्चन में कभी गिवन ही नहीं होना, क्योंकि पर यूनिट में गिवन होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट पे पड़ा होता है हमारे पास। तो क्या करूंगा, 5 केजी पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके 500 केजी होगा, ये मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनेगा। और एक्चुअल क्वांटिटी हो सकता है 600, एक्चुअल क्वांटिटी हो सकता है 600। बात समझ आई मेरी? ठीक है, आज के लिए बस ये फॉर्मूला याद करें, कल इंशाल्लाह एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। अगर कर सकते हो तो घर से कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे और फिर वेरिएंस का सिलसिला आगे चलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ एक बात नहीं जाते थे बता दें कि हम जब प्राइस को वेरी करेंगे तो क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, तो क्वांटिटी कौन सी होगी? एक्चुअल। और जब क्वांटिटी को वेरी करेंगे तो प्राइस कांस्टेंट होगी, तो प्राइस कौन सी लेनी है? स्टैंडर्ड। अल्लाह हाफिज।